हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व क्या होता है और जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का होता है। उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे जनसंख्या घनत्व के 6 खंड। अगर हम बात करें जनसंख्या, जो पूरा भारत है उसको हमने अलग अलग खंडों के हिसाब से बांटा हुआ है। पूर्वी खंड, मध्य खंड, दक्षिणी खंड, दिशा के अनुसार हमने उनको बांटा हुआ है, पश्चिमी, उत्तरी और फिर उत्तरी पूर्वी। तो सबसे पहले हम पूर्वी खंड में देखेंगे। इसमें जो हमारे 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंडमान निकोबार है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल मिला के ये 6 हो गए और इनका जो घनत्व है 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 625 लोग रहते हैं। फिर हमारा मध्य खंड, इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, टोटल मिला के ये हो गए 4। यहाँ का जो घनत्व है हमारा वो है 417 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर हम दक्षिणी खंड की बात करते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, टोटल मिला के ये 7 हैं और इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो है 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी खंड में गुजरात, दमन व दीव, दादरा तथा नगर हवेली, महाराष्ट्र, ये टोटल 4 हो गए और यहाँ का घनत्व है 344 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तरी खंड है, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये 7 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 राज्य हैं हमारे। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 176 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप इसमें देखोगे कि जो पर्वतीय हमारे इलाके हैं वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है, जो मैदानी इलाके हैं वहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि राज्य स्तर पर जो जनसंख्या घनत्व है उसका प्रतिरूप कैसा है। इस आधार पर हमने राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अति न्यून जनसंख्या घनत्व जो है हमारा। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं हमारे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम आते हैं। फिर हम न्यून घनत्व की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व 101 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक के घनत्व वाले जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे न्यून घनत्व में आते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब इस अति न्यून और न्यून में कम जनसंख्या घनत्व होने के मेन रीज़न क्या क्या है? अगर आप यहाँ देखोगे तो ये मोस्टली इलाके क्या है? हमारे पर्वतीय इलाके हैं। पर्वतीय इलाके उबड़ खाबड़ होते हैं, वहाँ पर ना तो यातायात की सुविधाएं होती हैं, ना वहाँ पर कृषि कर सकते हैं, ना वहाँ पर हम कोई उद्योग धंधे लगा सकते हैं। आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो वन आच्छादित है, वनों से घिरे हुए हैं। अब अति न्यून में अगर आप देखोगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा द्वीप है जो समुद्र में है। यहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल है और ये पूरा मोस्टली जो द्वीप है वनों से घिरा हुआ है। ऐसे ही राजस्थान है हमारा। राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है जहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। मरुस्थल में बारिश कम होती है, कृषि हम नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। फिर चलते हैं हम सामान्य घनत्व पर। इसके अंतर्गत 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व वाले क्षेत्र आते हैं। इसमें उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, असम व झारखंड है। इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व सामान्य होने के कारण ये है। उड़ीसा है, उसके जो तटीय इलाके हैं उसमें तो घनत्व ज़्यादा है, लेकिन
जो बाकी के इलाके हैं वहाँ पर घनत्व कम है, जिसकी वजह से ये एवरेज कैटेगरी में आ जाता है। गुजरात है, वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, कॉटन इंडस्ट्री, जिससे लोगों को बहुत रोजगार मिल जाता है और वहाँ पर घनत्व सामान्य है। ऐसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र ये ऐसे राज्य हैं जिनका एरिया ज़्यादा है और वहाँ पर सुविधाएं भरपूर मात्रा में हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सामान्य घनत्व मिलता है। फिर हम चलते हैं अधिक घनत्व के राज्यों की तरफ, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 500 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है, वो हमारे अधिक घनत्व वाले राज्यों में आते हैं। इनमें केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली जैसे प्रदेश हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। केरल की अगर हम बात करें तो केरल भारत का पूर्ण रूप से साक्षर राज्य है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। इन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको बहुत अच्छे से डेवलप किया है। लोगों को आजीविका बहुत अच्छे से मिलती है, जिस वजह से इस राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है ज़्यादा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। कृषि प्रधान राज्य हैं, लोगों को रोज़गार आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। बहुत से लोग बिहार, वेस्ट बंगाल और इन झारखंड जैसे राज्यों से प्रवास करके इन राज्यों में आते हैं रोज़गार के अवसर ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु दक्षिणी भारत का अकेला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। दादरा और नगर हवेली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा सा राज्य है, लेकिन केंद्र से शासित होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। फिर आते हैं हम अत्यधिक घनत्व वाली कैटेगरी में, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। तो इसमें जो राज्य हैं, पहले हम देखते हैं बिहार, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1102 है। पश्चिमी बंगाल, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1029 है। ये दो राज्य हैं पूरे भारत के जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। यहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा होती है। जो एल्यूवियल सॉइल है, हमारी जलोढ़ मिट्टी है, वो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ पर जो खनिज हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ साथ भारत की राजधानी है। ऐसे ही चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ साथ पंजाब हरियाणा की राजधानी है। दोनों ही दिल्ली और चंडीगढ़ राजधानियाँ होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ऐसे ही पुडुचेरी जिसका घनत्व 2598, लक्षद्वीप 2013, दमन व दीव 2169 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका घनत्व ज़्यादा है। अब चलते हैं हम जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं पर। जब भी हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दो तरह की होती है हमारी, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन उससे करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है। ठीक है, तो जन्म दर जो है हमारी किसी भी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या हमारी जन्म दर कहलाती है। जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लो हम 2020 का ये साल चुनते हैं, तो 2020 में किसी भी एरिया में जो भी जितने भी बच्चों ने जन्म लिया वो उस एरिया की जन्म दर होगी किसी भी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे, कि 1000 लोगों में 2 बच्चों ने जन्म लिया, 4 बच्चों ने जन्म लिया या 10 बच्चों ने जन्म लिया, तो वो उस क्षेत्र की जन्म दर होगी। ऐसे ही हमारी मृत्यु दर है, किसी भी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तो कोई भी एक वर्ष हम चूज कर सकते हैं, उसमें 1000 लोगों पर कितने लोग मरे वो हमारी मृत्यु दर है। और इन दोनों का जो अंतराल है वो हमारा वास्तविक वृद्धि कहलाता है। तो इसमें वास्तविक वृद्धि में हमारा इसमें जनसंख्या की जन्म दर व मृत्यु दर
के साथ साथ प्रवास व अप्रवास की भी गणना की जाती है। तो वो प्रवास होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, और अप्रवास क्या होता है जब हम जहाँ पर गए हुए वहाँ से वापस अपनी जगह पर लौट आए। तो जब हम वास्तविक वृद्धि की बात करते हैं तो उसमें हम जन्म दर और मृत्यु दर को घटाते हैं, पर साथ में मतलब यहाँ पर मान लो 10 बच्चों ने जन्म लिया, 10 और 5 मर गए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रह जाएगा 10 - 5 5 रह जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे प्लस करेंगे कितने लोग आए कितने लोग गए। मान लो 11 लोग आए और 5 लोग चले गए, ठीक है। तो 11 - 5 6, और इधर हमारा 5 था 11, मतलब दोनों को मिलाएंगे 5 और 6 11। तो जो हमारी वास्तविक वृद्धि हुई वो हुई यहाँ पर 11 लोगों की। तो ये हमारी वास्तविक वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? समय के दो बिंदुओं के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर हम समय के 2 बिंदु चूज करते हैं। मान लो हमने देखना है कि भाई 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई, तो उसमें जो जनसंख्या में जो परिवर्तन हुए हैं उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जब इसी वृद्धि को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो ये हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर होगी। देखो ऊपर के जो 2 लाइनें हैं उसमें हम एक्चुअल नंबर निकालते हैं कि 2 समय बिंदुओं के बीच में कितनी जनसंख्या हमारी घटी या बढ़ी। लेकिन जब हम इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो ये हमारी एक दर हो जाती है कि भाई हमारी जो जनसंख्या है वो 2% घटी है या 3% घटी है या फिर कम हुई है कि भी 1% हमारी कम हो गई या 2% कम हो गई। तो इसी में हमारी 2 तरह की वृद्धि दर होती है। एक तो धनात्मक जिसमें जनसंख्या बढ़ती है, तो 2 समय बिंदुओं के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो जाए, मतलब हमारी जन्म दर ज़्यादा होगी मृत्यु दर कम होगी। मान लो 10 बच्चे पैदा हुए और 5 मर गए, तो वो 5 वहाँ पर बचे हैं, या किसी अन्य देश से लोग आकर बस जाए, तो यह हमारी धनात्मक वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है उसमें और पॉपुलेशन है और जनसंख्या और लोग हैं वो ऐड हो रहे हैं, वो जमा हो रहे हैं, तो वो हमारी धनात्मक वृद्धि होगी। फिर है हमारी ऋणात्मक वृद्धि। 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। यह कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए या लोग विदेश में जा बसे। जो धनात्मक वृद्धि है उससे उल्टा यहाँ पर हो जाता है कि भी जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, कि जन्म कम ले रहे हैं मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है, या फिर जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी हैं वो कहीं बाहर जाकर बस रहे हैं, तो वो हमारी मृत्यु दर हो जाएगी। अब है जनसंख्या वृद्धि के घटक। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं हमारे जनसंख्या वृद्धि के। एक तो सबसे पहले प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। इसमें 2 समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को से बढ़ने वाली जनसंख्या को हम उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्राकृतिक वृद्धि = जन्म माइनस मृत्यु। मान लो 20 लोगों ने जन्म लिया और उसमें से 5 मर गए, तो रह गए 15, तो वो हमारी प्राकृतिक वृद्धि होगी। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरित वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के अभिप्रेरित घटकों में जैसे प्रवास को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहुवर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये होती है एक तरह से हमारी फोर्स्ड जो वृद्धि होती है कि भाई हमें इसमें हम प्रवास को सम्मिलित करते हैं। प्रवास में क्या होता है, या तो लोग कहीं से आकर बस जाए या उस एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाए, तो वो हमारी अभिप्रेरित वृद्धि कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि भी जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है उसकी जो स्टेजेस थी वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमने जो टाइम पीरियड लिया है वो 1901 से 2011 तक का टाइम पीरियड लिया है, जिसको हमने फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं में बांटा है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे
1 से 1921 तक का टाइम पीरियड, अगर आप इस ग्राफ को देखो, ये हमारा ग्राफ ये पॉपुलेशन को बता रहा है। यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं ईयर, ये नीचे ईयर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ऊपर ये हमारे पॉपुलेशन लिखी हुई है लैक्स में। यहाँ पे ये आप देखोगे ये पॉपुलेशन है हमारी। तो ये यहाँ पर 200 लाख, 400 लाख, 600 लाख, इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है। और ये जो ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है पॉपुलेशन किस तरीके से हमारी बढ़ रही है। तो अब हम इसमें देखेंगे 1901 से 1921 में जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगभग नीचाई पे चल रही है। 400 से 300 के बीच में लगा लो आप, 300 लाख लोग यहाँ पर हैं। अब इतनी कम पॉपुलेशन का रीज़न क्या है? देखो 1901 से 1921 के बीच में जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी, क्योंकि उस टाइम पे सुविधाएं कम थी। वहाँ पर हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी बिल्कुल कम होने लगी थी। 1918 में एक इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी, जिसकी वजह से लगभग 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस पीरियड में सुविधाओं की कमी होने की वजह से, यातायात के साधनों की कमी की वजह से, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उनकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो हमारी बहुत कम थी, जो वृद्धि दर थी वो बिल्कुल कम थी। फिर हम चलते हैं 1921 से 1951 के टाइम पीरियड के बीच में। ये जो पीरियड है हमारा, ये स्टडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, देखो बिल्कुल जो ग्राफ है हमारा बिल्कुल आराम से ऊपर चढ़ रहा है, ज़्यादा जो है ग्रोथ हमारी पॉपुलेशन की नहीं हो रही थी। अब इसका रीज़न क्या था? यहाँ पे क्या था? पैरेलल चल रहा था हमारा कि जनसंख्या ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हमारी जनसंख्या जो है बढ़ने लगी थी। जो सुविधाएं थी हमारी यहाँ पर वो बढ़ने लगी थी, बीमारियों के इलाज मिलने लग गए थे। चेचक, हैजा जैसी बीमारियाँ थी उनके इलाज यहाँ पर मिलने लग गए थे, जिसकी वजह से जो लोगों का मृत्यु दर थी वो यहाँ पर कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक नॉर्मल से फेज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। जब हम देखेंगे 1951 से 1981 का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसको ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ एकदम से ऊपर चढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे स्लो था, बिल्कुल था ही नहीं, नॉर्मल उसमें चल रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप बना, लेकिन यहाँ पर एकदम से ग्राफ जो है हमारा ऊपर चढ़ गया था। इसको हम रैपिड ग्रोथ, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के नाम से जानते हैं, जो हमारी थर्ड स्टेज आई थी। तो इस स्टेज में क्या हुआ था? मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जन्म दर थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। जन्म दर ज़्यादा थी, मृत्यु दर कम हो गई, जिसकी वजह से जो जनसंख्या है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा एकदम से तेज़ गति से बढ़ी। इसीलिए इस पीरियड को हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आया हमारा 1981 से 2011 का पीरियड। पॉपुलेशन अब भी हमारी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो वृद्धि दर है हमारी वो कम हुई है। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ तो थी, पहले जितनी ही थी बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जो लोग थे वो जागरूक होने लग गए कि जनसंख्या जो है वो कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जन्म दर थी हमारी वो भी कम हो गई, और जो मृत्यु दर थी वो तो पहले से ही कम थी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी तो ज़रूर, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जितनी कि हमारी 1951 से 1981 के बीच में बढ़ी। तो ये हमारा थोड़ा सा स्टेगनेंट, जो एक स्लो हमारी जो वृद्धि दर है, ये पीरियड उस नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं, फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं किस तरह से आई। क्योंकि देखो वृद्धि तो हमारी हो रही थी, लेकिन ये नहीं था कि भाई
एक हर एक पूरे भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही हो, किसी राज्य में कम वृद्धि थी, किसी राज्य में ज़्यादा वृद्धि थी। तो ये हमारा ये था। इसको हमने 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। निम्न वृद्धि दर वाले राज्य, इसमें हमारे 10 राज्य थे व 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, जहाँ पर जो हमारी 10 की है मतलब 10 वर्षों के अंतराल पर 2001 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुई वो हमारी 15% से कम रही। फिर हमारा है मध्यम वृद्धि दर वाले राज्य। ठीक है, इसमें 15 राज्य थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनकी जो वृद्धि दर है वो 15% से 25% रही। फिर हमारे उच्च वृद्धि दर वाले राज्य, जिनमें 3 राज्य थे वह 1 केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पे जो वृद्धि दर रही हमारी 25 से 35% तक रही। फिर हमारे अति उच्च वृद्धि दर वाले राज्य, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली हैं, जिनकी जो दशकीय वृद्धि थी हमारी वो 50% से अधिक रही। तो ये हमारी क्षेत्रीय भिन्नताएं जनसंख्या वृद्धि में। अब जो हमने 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि में जो ऑब्जर्वेशन की, उनके कुछ तथ्य यहाँ पर मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है, 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर हमारी कम हुई है। मैंने पहले भी बताया था जब हम फेजेस कर रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ के, कि जो हमारा टाइम पीरियड था उसमें जनसंख्या बढ़ तो रही थी लेकिन बिल्कुल कम गति से। अगर यह गति पहले जैसी रहती तो जो आज भारत की जनसंख्या है उसमें 97 लाख, लगभग 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन ज़्यादा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर है जनसंख्या की जो कम वृद्धि दर है, पहले सिर्फ दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुई और बाद में ये धीरे धीरे उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा व महाराष्ट्र में भी हुई। यहाँ पर जो वृद्धि दर थी हमारी वो 11 से 16% दर्ज हुई। जो अपेक्षाकृत छोटे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे जैसे दादरा व नगर हवेली, दमन, दीव, यहाँ पर सर्वाधिक 53% हमारी वृद्धि दर रही। एक नागालैंड पूरे भारत में ऐसा राज्य था जिसकी वृद्धि नकारात्मक रही, यानी कि नेगेटिव रही। वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घटी, जो कि हमारा 0.4% था। पूरे भारत में एक नागालैंड ऐसा राज्य था जहाँ पर पॉपुलेशन कम हुई। और पिछली जनगणना की तुलना में इस जनगणना में जनसंख्या वृद्धि में लगातार गिरावट आ रही है। तो 2001 को अगर हम कंपेयर करें तो 2011 में लगातार हर स्टेट में हमने ये देखा कि भी जनसंख्या जो है कम हो रही है। हालांकि जो वृद्धि दर है वो किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। अब देखेंगे हम जनसंख्या वृद्धि में नगर और ग्रामीण जनसंख्या में क्या क्या अंतर आया है। देखो, जब हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो नगरों में भी जनसंख्या है और गाँव में भी। तो जनसंख्या की वृद्धि में जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त प्रवास भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या में वृद्धि करता है। तो प्रवास जो है मोस्टली हमारा क्या होता है, नगरों की तरफ होता है। तो इसी दर में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली, केरल, नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु, इनमें जो ग्रामीण जनसंख्या का जो शेयर है वो कितना बढ़ा है। दिल्ली में 1.5%, केरल में 10, नागालैंड में सबसे ज़्यादा 63.67, गोवा में कम हुआ है, तमिलनाडु में कम हुआ है। ठीक है, तो इन राज्यों में जो जनसंख्या वृद्धि है ग्रामीण परिवेश में वो कम हुई है। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल जैसे प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर कम होने के मुख्य कारण लोगों का नगरों की तरफ बढ़ना, औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों की तरफ जाना और पंजाब, हरियाणा जैसे विकसित कृषि क्षेत्रों की तरफ प्रवास है। तो जहाँ पर लोगों को फैसिलिटी मिलेंगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, उस तरफ लोग प्रवास करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से इन 5 राज्यों में जो जनसंख्या वृद्धि थी ग्रामीण इलाकों की वो कम हुई है। अब हम देखेंगे नगरों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या हुई है, कितनी हुई है। अगर हम दादरा और नगर हवेली की बात करें तो नगरों में यहाँ पर 330.3% की वृद्धि हुई है।
अरुणाचल प्रदेश 101.29, आंध्र प्रदेश 14.63, केरल 7.64। अब इसके मुख्य कारण क्या थे? एक तो नगरीय सीमाओं का विस्तार, ठीक है। हर साल हमारे जो गांव हैं वो नगरों की कैटेगरी में आ रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो नगरीय सीमा है उसका विस्तार बढ़ रहा है। नए नगरों को मान्यता, हमारी सेंसस के अकॉर्डिंग हर बार नगरों की डेफिनेशन चेंज होती रहती है और उसमें कुछ नए नगर शामिल हो रहे हैं। और गाँव से भारी मात्रा में प्रवास लोगों का जो नगरों में जनसंख्या को बढ़ा रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारी किशोर जनसंख्या है, जब हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो उसमें किशोरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उन चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए हमारी सरकार ने जो युवा नीति बनाई है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किशोर जनसंख्या है कौन सी। तो भारत में 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग में किशोर जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है कि भी जो व्यक्ति 10 से 19 वर्ष के बीच में है वो किशोर जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर जनसंख्या का अनुपात 22% है, ठीक है। ये आने वाले कल के उत्पादक है, लेकिन आज के टाइम पे किशोरों से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं। ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे विवाह की निम्नायु, कम आयु में विवाह कर देते हैं, निरक्षरता, बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते, स्कूली शिक्षा का बीच में छूट जाना, पोषक व संतुलित भोजन का न मिलना, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर क्योंकि बचपन में शादी हो जाती है जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलते, एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, मदिरापान व धूम्रपान, किशोर उपचार व अपराध करना। अब हम देखेंगे युवा नीति जो हमारी इन किशोरों से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाती है। यह नीति सरकार ने 2003 में लागू की थी। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या क्या है? भारत की विशाल युवा और किशोर जनसंख्या का समग्र विकास सुनिश्चित करना, इस वर्ग की जनसंख्या को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना, किशोरों में युवाओं के गुणों का बेहतर मार्गदर्शन करना, निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता को देना, पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में समता लाने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल देना, युवाओं के स्वास्थ्य, खेलकूद और रचनात्मक तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए परिवर्तनों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कुछ जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड था। बाकी का हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।